हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हाजिर हैं हम एक नए टॉपिक के साथ और हमारे टॉपिक का नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। एनसीईआरटी का क्या कहना है कि एक शब्द आता है सेल, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा बॉटनी में, सेल बायोलॉजी में, कि यूनिट ऑफ लाइफ जिसे हम कहते हैं जो है, और सेल के मिलने से बनता है ऊतक। यहाँ पे हम विभिन्न प्रकार के ऊतकों के बारे में जानेंगे, प्लस इस साल जो नीट के एग्जाम में शामिल किया गया टॉपिक है वो है मेढक, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा बाकी की चीजें जो है एनसीईआरटी ने हटा दी है इस साल जो है, तो जो एनसीईआरटी में दिया है हम उसी की ही रीडिंग करेंगे। देखते हैं क्या कहना पड़ रहा है एनसीईआरटी कि आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों का अध्ययन किया। बिल्कुल सही बात है। एक कोशिकीय जीवों को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? अगर हम एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों की बात करें, उन्हें पढ़ा जाता है कहाँ पर? मोनेरा में। और एक कोशिकीय जो यूकैरियोटिक जीव है उनको पढ़ा जाता है कहाँ पर? उन्हें पढ़ते हैं हम लोग प्रोटिस्टा में। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि पाचन, श्वसन, जनन एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों के जटिल शरीर में उपयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिका समूहों द्वारा, ये एक काम का पॉइंट आया, कोशिकाओं का समूह द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न की जाती है। सरल प्राणी जैसे कि हाइड्रा का शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना हुआ होता है, जिनमें प्रत्येक कोशिका की संख्या हजारों में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना हुआ है जो विविध कार्य संपन्न करता है। जरा सुनेंगे, हमारे पास विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं, विभिन्न प्रकार के ऊतक जो पाए जाते हैं, अगर आप उनमें देखें सब प्रकार की कोशिकाओं का या ऊतकों का कार्य जो है वो अलग अलग है। इसे बोला जाता है श्रम का विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं? जैसा कि आपने पहले की कक्षा में पढ़ा है, बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह, ये रहा समान कोशिकाओं का समूह, वो भी किसके साथ? अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है। और कोशिकाओं का ऐसा संगठन क्या कहलाता है? ऊतक। मतलब कोशिका, सेल प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंस, कोशिकाओं के बीच का पदार्थ, इन दोनों को मिलाकर उन्होंने क्या कहा? टिश्यू कहा, है ना। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा गया? टिश्यू कहा गया। इन दोनों को मिलाइएगा, क्या बनेगा हमारा? टिश्यू बनेगा, ऊतक बनेगा। मतलब कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। आगे चलते हैं, क्या दिया गया है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। कौन कौन से हैं? एनसीईआरटी में पिछले वर्षों में देखें तो वहां पर मौजूद थे। एक उपकला ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है, एक पेशीय ऊतक है और एक तंत्रिका ऊतक है। पेशी ऊतक का जिक्र उन्होंने किया है कहां पर? कंकाल तंत्र में। और तंत्रिका ऊतक का जिक्र किया है तंत्रिका तंत्र में। 2 ऊतक तो अभी भी हैं, लेकिन इस साल यहां से उन्होंने उपकला और संयोजी ऊतक को हटा दिया है एनसीईआरटी से। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिफल से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। मतलब हमें क्या क्या सीक्वेंस देखने को मिल गया। हमारे पास कोशिका है और कोशिका के मिलने से उन्होंने क्या बोला, क्या बनता है? ऊतक। और यहां पर उन्होंने क्या बोला? ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। आगे हम देखेंगे कि अंग, जब विभिन्न प्रकार के अंग मिल जाते हैं, जैसे सुनिएगा, एक अंग मान लिया हमारे पास क्या है? माउथ है, ये तो एक अंग हो गया। एक अंग हमारे पास क्या हो गया? आमाशय हो गया। एक अंग हमारे पास क्या हो गई? आंत हो गई। ये विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर ही तंत्र बनाते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो अंगों के मिलने से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। ये सीक्वेंस निकल के आया। पहले उन्होंने लिखा कोशिका, कोशिकाओं का समूह क्या हो गया? ऊतक। और यहां पे क्या कह रहे हैं? ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप से संगठित होकर क्या बनाते हैं? अंगों का निर्माण करते हैं। मतलब ऊतकों के मिलने से क्या बनता है? अंग। जैसे कि आमाशय, ये एक अंग है। फुफ्फुस, फेफड़े, ये भी एक अंग है। हृदय और वृक्क। जब 2 या 2 से अधिक अपनी
अंग अपनी भौतिक एवं रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर किसका निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे पास पाचन तंत्र है, जैसे कि श्वसन तंत्र है। समस्त शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका या ऊतक, अंग तथा अंग तंत्र में, ये आ गया शब्द श्रम का विभाजन, इसे कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन। जैसे हृदय का कार्य हो गया रक्त को जो है धक्का देकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, किडनी का कार्य हो गया उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, फेफड़ों का कार्य हो गया क्या? O2 को अंदर लेना, विसरण के जरिए रक्त में पहुंचाना, CO2 को विसरण के जरिए रक्त से फेफड़ों में लाना और फिर शरीर से बाहर करना। तो हर अंग का अपना एक पर्टिकुलर कार्य होता है, बटा हुआ है। इसी बटे हुए को क्या नाम दिया? डिवीजन ऑफ लेबर। और पूरे शरीर को जीवित रखने के लिए योगदान देती है। आगे चलते हैं। आगे एनसीईआरटी ने क्या कहा है? अंग और अंग तंत्र कि बहुकोशिकीय प्राणियों में, जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में पढ़ा है, बहुकोशिकीय प्राणियों में अगर आप इसे ह्यूमन पे भी अप्लाई करना चाहें तो ह्यूमन पर भी ये अप्लाई हो जाएगा। ऊतक संगठित होकर अंग और अंग तंत्र की रचना करते हैं। इस तरह का संगठन लाखों कोशिकाओं द्वारा निर्मित जीव की सभी क्रियाओं को अधिक दक्षता पूर्वक, मोर एफिशिएंटली एवं समन्वित रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। शरीर के प्रत्येक अंग एक या एक से अधिक प्रकार के ऊतकों का, जैसे कि अभी अपन ने जिक्र करा, टोटल कितने प्रकार के ऊतक हैं? 4। उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिका। उदाहरणतः हृदय में चारों तरह के ऊतक होते हैं: उपकला, संयोजी, पेशीय और तंत्रिकीय ऊतक। ध्यानपूर्वक अध्ययन के बाद हम यह देखते हैं कि अंग और अंग तंत्र की जटिलता एक निश्चित इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। यह इंद्रिय गोचर प्रवृत्ति एक विकासीय प्रवृत्ति कहलाती है। इसके बारे में बाद में देखेंगे। इसके बाद उन्होंने जिक्र करा है किसका? इसके बाद सीधे सीधे आ गया है क्या? मेढक, जो आपके सिलेबस में है। हम शुरुआत करते हैं किससे? मेढक से। कि मेढक वह प्राणी है जो मीठे जल, शब्दों के ध्यान दीजिएगा, इन्होंने मीठा शब्द लगाने की जरूरत क्या थी? क्योंकि उभयचरों के बारे में वहां पे देखें तो लिखा हुआ है कि उभयचर जो है वो फ्रेश वाटर है ना, अलवणीय जल में या स्वच्छ जल में ही मिलते हैं। यहाँ मीठे का मतलब ये नहीं होता कि वो स्वीट है, यहाँ मीठे का मतलब है वो स्वच्छ जली है। रिवर, झील, तालाब ऐसी जगहों पे मिलता है, वो समुद्री जल में नहीं मिलते हैं। इसलिए शब्द क्या लगाया उन्होंने? मीठे। जो मीठे जल तथा धरती, मतलब वो जल व थल, जल व थल दोनों पर निवास करता है। और ऐसे जीवों को रखा गया था कौन सी क्लास में? एम्फीबिया, उभयचर। उभयचर वो जीव होते हैं जो जल और थल दोनों जगह अपना जीवन निवास कर सकते हैं। तथा कशेरुकी संघ, कशेरुकी संघ किसे कहा गया था? जिनके पास रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड होता है, के एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। भारत में पाई जाने वाली मेढक की सबसे सामान्य जाति कौन सी है? तो उनका नाम उन्होंने दिया है राणा टिगरीना। बात है कि राणा टिगरीना जो शब्द दिया है, टिगरीना शब्द कहां से आया है? ये टिगरीना शब्द आया है टाइगर से। देखिए ये मेढक का डायग्राम उन्होंने दिया है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसके शरीर पर ये ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये जो धारियां आपको दिखाई दे रही है टाइगर से मिलती जुलती हैं, टाइगर बाघ से, और टाइगर से ये शब्द आया है क्या? टिगरीना। ठीक है। नेक्स्ट, इनके शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है। आप क्लासिफिकेशन में ये पढ़ते हैं कि ऐसे जीव जिनके शरीर का ताप नियत नहीं होता है, अर्थात वातावरण के हिसाब से इनके शरीर का तापमान क्या है? बदलता जाता है। ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? असमतापी कहलाते हैं। तो इनका क्या लिखा? शरीर का ताप स्थिर नहीं होता है, मतलब ये कैसे है? असमतापी जीव है, पोइक्लोथर्मिक। शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, ऐसा इन्होंने सीधे सीधे लिखा हुआ है।
इस प्रकार के प्राणियों को असमतापी, ये मिल गया आपको, या अनियमित तापी भी कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है पोइक्लोथर्मिक, पोइक्लोथर्मिक, या इसी के लिए एक शब्द और लगा देते हैं हम लोग, कोल्ड ब्लडेड। ये कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है, कोल्ड ब्लडेड जीव है। नेक्स्ट, मेढक के रंग को परिवर्तित होते हुए आपने अवश्य देखा होगा जिस समय ये घास तथा नम जमीन पर होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? उनमें अपने शत्रुओं से छिपने के लिए रंग परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है, जिसे छद्म आवरण, अंग्रेजी में से कहा जाता है कैमोफ्लेज। क्या कहते हैं? कैमोफ्लेज, अपने आप को वातावरण में छुपा लेना, ताकि कोई भी अगर इनका शिकारी है तो इन्हें पहचान ना पाए, और अगर कोई इनका शिकार है तो वो भी इन्हें देख ना पाए, तो शिकार करने में आसानी रहेगी। तो अपने आप को क्या कर लेते हैं? वातावरण में छिपा लेते हैं। इस रक्षात्मक रंग परिवर्तन की क्रिया को अनुहरण या मिमिक्री कहते हैं। ये भी आपके काम की चीज है। आपने यह भी देखा होगा कि मेढक शीत व ग्रीष्म ऋतु में नहीं दिखते हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसे शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता कहा जाता है, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, है ना। इसमें क्या हो रहा है कि मेढक जो है वो अपने आप को जमीन की गहराई में ले जाता है और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, अपने आप को सुप्तावस्था में ले जाता है। कब? शीत के समय और ग्रीष्म के समय। इसे शीत निष्क्रियता या ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं। इस अंतराल में ये सर्दी तथा गर्मी दोनों मौसम से अपनी रक्षा करने के लिए गहरे गड्ढों में चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्रमशः शीत निष्क्रियता, जिसे हाइबरनेशन, व ग्रीष्म निष्क्रियता, एस्टिवेशन कहते हैं। आगे चलते हैं। अगर आप एनसीईआरटी में इसका डायग्राम देखें तो क्या क्या दिख रहा है कि ये इनका अग्रपाद है, ये इनका पश्चपाद है, ये इनकी आंखें हैं, और ये इनका टिम्पेनम है। आप जानते हैं कि उभयचरों में ईयर पिन्ना नहीं पाया जाता है। ये इनका सिर है जिस पर उभरी हुई आंखें दिख रही है ना, ये उभरी हुई आंखें। अग्रपाद की तुलना में पश्चपाद ज्यादा बड़े और मस्कुलर होते हैं और उनमें जाल लगे होते हैं, जिनकी सहायता से ये पानी में आसानी से तैर पाते हैं। इन्हीं लक्षणों को हम आगे देखेंगे, मिलेंगे, बिल्कुल दिया हुआ है एनसीईआरटी में। बात करते हैं बाह्य आकारकी की, मॉर्फोलॉजी, कि अगर हम बाहर से देखें तो मेढक में हमें क्या क्या संरचनाएं देखने को मिल रही हैं। क्या आपने कभी मेढक की त्वचा को छुआ है? जी बिल्कुल, देखते हैं क्या है इसमें, कि मेढक की त्वचा श्लेष्मा, म्यूकस, ये मिल गया पॉइंट, म्यूकस से ढकी होने के कारण चिकनी व फिसलनी होती है। ऐसा क्यों जरूरी है? कि हम लोग जानते हैं कि जिन जीवों में त्वचा श्वसन अंग का काम करती है, उन जीवों की त्वचा जो है नम, है ना, मॉइस्ट और चिपचिपी होती है और चिकनाहट वाली होती है। मेढक के केस में भी यही बात अप्लाई होती है। इनकी त्वचा सदैव, ये मिल गया पॉइंट, आर्द्र, आर्द्र मतलब क्या होता है? मॉइस्ट, आर्द्र रहती है। मेढक की ऊपरी सतह धानी हरे रंग की, डायग्राम अभी आपको दिया, ऑलिव ग्रीन, अगर इंग्लिश में देखें तो ऐसा मेंशन किया हुआ है, जिसमें अनियमित धब्बे होते हैं, और इन अनियमित धब्बे होने की वजह से ही क्या नाम दिया था हमने इनका? राणा टिग्रिना, टाइगर शब्द वाला। जबकि नीचे की सतह हल्की पीली होती है। मेढक कभी पानी नहीं पीता है, ये काम का पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि त्वचा द्वारा इसका अवशोषण करता है। मेढक का शरीर सिर व धड़ में विभाजित होता है। इनमें ग्रीवा और पूंछ नहीं पाई जाती है। ग्रीवा ना होने से इन्हें फायदा है, ग्रीवा ना होने से ये उछल कूद आसानी से कर पाते हैं। अगर इनमें ग्रीवा उपस्थित होती तो इनके उछलने में समस्या पैदा होती। पूंछ व गर्दन का अभाव होता है, डायग्राम आपने ऊपर देखा। मुख के ऊपर एक जोड़ी नशिका द्वार होते हैं, ये डाई राइनस कंडीशन होगी। दो नशिका द्वार हैं जहां से ये सांसों को अंदर ले जाएंगे। आंखें बाहर की ओर उभरी हुई, निकली हुई, इन्हें बज्ड आई कहा जाता है।
वह निमेशक पटल निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से ढकी होती है ताकि जल के अंदर आंखों का बचाव हो सके। तो यहां से एक स्टेटमेंट ये आ गया कि जल के अंदर आंखों का बचाव कौन करवाता है, तो जल के अंदर आंखों का बचाव ये निमेशक पटल या निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कराती है। आंखों के दोनों ओर कान, अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था, ये देखिए लिखा हुआ है टिम्पेनम या कर्ण पट्टा उपस्थित होते हैं जो ध्वनि संकेतों को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। अग्र व पश्चपाद चलने के लिए, फिरने के लिए, टहलने के लिए, गड्ढा बनाने का काम करते हैं। अग्रपाद में बिल्कुल लिखा हुआ है सीधे सीधे 4 उंगलियां होती हैं, इसे बोला जाता है टेट्राडेक्टाइलस। जबकि पश्चपाद में 5 उंगलियां होती हैं, इसे बोलते हैं पेंटाडेक्टाइलस। ये दोनों ही शब्द इन्होंने लिखे हैं, बाकायदा लिखे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना, कि आगे वाले पैर में कितनी उंगलियां हैं 4 और पीछे वाले पैर में कितनी उंगलियां हैं 5। नेक्स्ट, तथा पश्चपाद लंबे व मांसल होते हैं, ये बात भी अभी थोड़ी देर पहले जिक्र करा हम लोगों ने। पश्चपाद की झिल्ली युक्त उंगली जल में तैरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मेढक में लैंगिक द्विरूपता देखी जा सकती है। जरा देखें क्या बात है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब होता है जहां पर नर और मादा अलग अलग हैं और मॉर्फोलॉजिकली देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये नर है या मादा है। सवाल है कि कैसे बताएं। नर मेढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक कोश, वोकल सैग, आपने कभी फिल्मों में या कभी मोबाइल वगैरह में एक सीन देखा होगा जहां मेढक टर्राता है और उसके गले में स्वेलिंग आ जाती है, ये वही संरचना है, वोकल सैग। और वहां पर ये आवाज सिर्फ नर मेढक लगाता है, मादा मेढक ये आवाज उत्पन्न नहीं करती है। नर मेढक में आवाज उत्पन्न करने वाले वाक कोश के साथ साथ अग्रपाद की पहली उंगली में मैथुनांग होते हैं, इन्हें नुक्चुअल पैड या कॉपुलेटरी पैड कहते हैं। अग्रपाद की प्रथम उंगली वहां पर पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन, प्रजनन के दौरान ये मादा को पकड़ के रखता है। आगे चलते हैं हम लोग। यहां पे एक चीज लिखी है कि ये अंग मादा मेढक में नहीं मिलते हैं। आगे दिया गया है उनका विभिन्न प्रकार के तंत्र। यहां पे आप देखिए ये इनका पाचन तंत्र दिखाया गया है, यहां पर इनके पास श्वसन तंत्र दिखाया गया है, ये उनका परिसंचरण तंत्र दिखाया गया है, ये पाचन तंत्र में ही एक हिस्सा दिखाया गया है पित्ताशय, ये इनके फेफड़े हैं, ये इनका लीवर है, यकृत है ना, ये इनके पास किडनी है। तो इनमें जितने भी अंग या संरचनाएं हैं एनाटॉमी में, एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना में, उन सारी चीजों को एक ही डायग्राम में उन्होंने दिखा दिया है। इस चीज की थ्योरी को लेकर उनका क्या कहना है वो देखते हैं। आंतरिक आकार की या इसे कहा जाता है एनाटॉमी, देखते हैं क्या कहते हैं कि मेढक की देह गुहा में पाचन तंत्र बिल्कुल है, डायग्राम में दिख रहा है। श्वसन तंत्र के लिए फेफड़े डायग्राम में बिल्कुल दिख रहे हैं। तंत्र का तंत्र पाया जाता है, संचरण के लिए देखा है अभी हमने, दिल पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। जनन तंत्र पूरी अच्छी तरह परिवर्धित संरचनाओं एवं कार्यों युक्त होते हैं। मेढक का पाचन तंत्र शुरुआत कहां से करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की, कि मेढक का पाचन तंत्र आहार नाल तथा आहार ग्रंथियों का, या यहां पे सही शब्द आएगा आहार नाल और पाचक ग्रंथियों का, डाइजेस्टिव ग्लैंड है ना, पाचक ग्रंथियों का बना होता है। मेढक मांसाहारी है, कीड़े मकोड़े खाता है, अतः इसकी आहार नाल लंबाई में छोटी होती है। क्यों ऐसा है कि अगर कोई जीव शाकाहारी होता है तो आप जानते हैं प्लांट सेल में सेलुलोज पाया जाता है और सेलुलोज का पाचन इतनी आसानी से नहीं होता है, इसलिए शाकाहारी जीवों की आहार नाल लंबाई में ज्यादा होती है। इनका मुख गुहेगा बक्कल कैविटी में खुलता है, जो ग्रसनी से होते हुए ग्रसिका तक जाता है। ग्रसिका एक छोटी नली है जो आमाशय में खुलती है। अगर आप सीक्वेंस देखें तो क्या दिखाई दे रहा है, माउथ, बक्कल कैविटी या इसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टोमक और आमाशय, आगे चलकर आंत में, मलाशय में और अंत में क्लोएका। इनमें एनल वाले पार्ट को क्लोएका या अवस्कर कहा जाता है, द्वारा बाहर खुलता है। इसका मुख गुहिका द्वारा ग्रसनी में खुलता है जो ग्रसिका तक जाती है। यकृत पित्त रस स्रावित करता है, जरूरत है,
क्योंकि पित्त रस में ही बिलीरुबिन बिलीवर्डिन पाए जाते हैं, साथ में कुछ लवण भी पाए जाते हैं जिनकी सहायता से ये फैट को इमल्सिफाई कर पाएंगे। जो पित्ताशय में एकत्रित रहता है, यकृत में बना हुआ पित्त पित्ताशय में स्टोर होता है। नाम से पता चल रहा है, पित्त का आशय, जहां पे पित्त रखा हुआ है उसे क्या नाम दिया? पित्ताशय नाम दिया। अग्नाशय, पेनक्रियाज जो एक पाचक ग्रंथि है, मतलब पाचक एंजाइम तो स्रावित कर ही रही है, जो अग्नाशय रस स्रावित करता है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। मेढक अपनी द्विपालित, इस शब्द पे डबल अंडरलाइन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगाइएगा। इसे बाइलोब्ड कहते हैं या बाइफिड, बाइलोब्ड या बाइफिड, जैसा भी शब्द आपको देखने को मिल जाए। बाइलोब्ड द्विपालित जीव से भोजन का शिकार पकड़ता है। इसके भोजन का पाचन आमाशय की दीवारों द्वारा स्रावित HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रसों द्वारा होता है। अर्धपचित भोजन को हम कायम कहते हैं। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, CHYME। क्या कहलाता है ये? कायम कहलाता है। कायम कहलाता है जो आमाशय से ग्रहणी में जाता है। ग्रहणी पित्ताशय से पित्त और अग्नाशय से अग्नाशय रस मूल पित्त वाहिनी द्वारा प्राप्त करती है। यहां पे डायग्राम में एक बार फिर से चलते हैं। डायग्राम में अगर आप देखें, ये रहा हमारा यकृत। यकृत में जो पित्त रस बनेगा वो यहाँ गॉल ब्लैडर में क्या हो रहा है? स्टोर हो रहा है। जब यहां से भोजन गुजरता है तो इसे आंत में जाकर के मिला दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि ग्रसिका, ग्रसिका किस में खुल रही है? आमाशय, और आमाशय किस में खुल रही है? आंत में। और आंत जो है अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लोएका में ओपन हो रही है, जो क्लोइकल अपार्चर द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया गया है? पाचन की अंतिम प्रक्रिया आंत में होती है और पचित भोजन आंत के अंदर विलाई और माइक्रोविलाई, जरा इनके बारे में सुनते हैं। विलाई और माइक्रोविलाई क्या होती हैं? ये संरचनाएं जो है अवशोषण के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। विलाई एंड माइक्रोविलाई, ताकि ज्यादा से ज्यादा पचित भोजन को क्या किया जा सके? अवशोषित किया जा सके। द्वारा अवशोषित होते हैं। अपचित भोजन क्लोएका द्वार द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है ना। ये है इनका क्या? पाचन तंत्र। बात करते हैं अगले तंत्र की, कि मेढक जल व थल, ये पॉइंट अपन पहली बार में बोला था कि जल व थल दोनों स्थानों पर दो विभिन्न विधियों द्वारा श्वसन कर सकते हैं। जरा देखें, इन्होंने यहाँ पर दो विधियों का जिक्र करा है, कौन कौन सी है? इनकी त्वचा एक जलीय श्वसनांग, मतलब ये त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं, और त्वचा द्वारा होने वाले श्वसन को हम लोग कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, है ना। कौन सा रेस्पिरेशन? कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इसे त्वचीय श्वसन, ये लिखा हुआ है, इसे त्वचीय श्वसन या कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। विसरण द्वारा पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का विनिमय होता है। जल के बाहर, जल के बाहर की बात करें तो त्वचा है और साथ में मुख गुहा भी कहा गया है, और जब मुख गुहा द्वारा श्वसन होता है तब उसे बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। यहां पर दो का जिक्र करा, जबकि यहां पर दिया क्या है? त्वचा कुटेनियस रेस्पिरेशन, मुख गुहा बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन, और फेफड़े, और फेफड़े द्वारा होने वाले श्वसन को हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। दिए तीन हैं। वायवीय श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। फेफड़ों के द्वारा श्वसन, फुफ्फुसी श्वसन, ये बाकायदा लिखा हुआ है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहलाता है। फेफड़े एक लंबे अंडाकार गुलाबी रंग की थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं जो देह गुहा के वक्षीय भाग में पाई जाती हैं। वायु नासा छिद्रों से होकर मुख गुहा तक तथा फेफड़ों में पहुंचती है। ग्रीष्म निष्क्रियता व शीत निष्क्रियता, थोड़ी देर पहले बताया था, ये वो समय है जहां पर ये एक्टिव नहीं रहता है, जमीन के अंदर गहराई में चला जाता है, के दौरान मेढक त्वचा से ही श्वसन करते हैं। इसको लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान मेढक किस चीज से सांस लेता है? तो वो कहां से लेता है? त्वचा से।
यहां पर डायग्राम में भी देख लेते हैं गुलाबी रंग के जिस लंग्स के बारे में उन्होंने कहा है। ये रहे आपके लंग्स, गुलाबी रंग के लंग्स, एनसीईआरटी ने डायग्राम भी बनाया है। अगला जो तंत्र हमारा दिया गया है वो दिया गया है परिसंचरण तंत्र। यहां पर आप देखें तो दिल है और थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र भी हुआ है कि इनमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। चलते हैं आगे क्या कहें। यहां पर आप देखें अगला जो तंत्र इन्होंने कहा है वो है मेढक का परिसंचरण तंत्र। मेढक के परिसंचरण तंत्र में क्या है, सुविकसित बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का मतलब है जहां पर रक्त हृदय से निकलकर बंद नलियों के जाल में बहता है तब उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसमें लसिका परिसंचरण भी पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजनित अथवा वे ऑक्सीजनित रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? यहां पे आप देखें, आपने कहा कि आपके पास 3 कक्षीय हृदय है जहां पर 2 आलिंद है, एक हमारे पास दाया आलिंद है, एक हमारे पास बाया आलिंद है और हमारे पास निलय कैसा है, कॉमन है। कि दाएं आलिंद से कैसा रक्त आ रहा है, दाएं आलिंद से यहां पर जो उन्होंने लिखा है ऑक्सीजनित आ रहा है, सॉरी अनऑक्सीजनित आ रहा है, अनऑक्सीजनित आ रहा है। जबकि जो हमारा बाया आलिंद है उससे कैसा आ रहा है, ऑक्सीजनित आ रहा है, ऑक्सीजनित आ रहा है। और निलय देखें तो निलय एक कॉमन चैम्बर है। कॉमन चैम्बर है मतलब यहां से आने वाला रक्त और यहां से आने वाला रक्त अंततः निलय में क्या हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा और यही मिश्रित रक्त जो है पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है ना। जो इन्होंने कहा अर्थात ऑक्सीजनित अथवा वे ऑक्सीजन रक्त हृदय में मिश्रित हो जाते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र में क्या है, रुधिर है, हृदय है, रक्त वाहिका है और उदर से मिलकर बना होता है। लसिका तंत्र की बात करते हैं। लसिका, लसिका वाहिनियां और लसिका ग्रंथियों का बना होता है। मतलब इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र भी है और लसिका परिसंचरण तंत्र भी है। हृदय एक त्रिकोष्ठीय मासल संरचना है, ये लिख दिया अपने, त्रिकोष्ठीय 3 कोष्ठ का बना हुआ है जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय है, जो कि देह गुहा के ऊपरी भाग में स्थित है। यह पतली पारदर्शी झिल्ली जिसे क्या नाम दिया गया, हृदय आवरण झिल्ली, या अंग्रेजी में हम इसे पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम द्वारा ढका रहता है। एक त्रिकोष्ठीय संरचना जिसे सिरा कोटर साइनस विनोसस, इसको समझाते हैं। ये होता क्या है, जो नलिका आपको यहां पर दिखाई गई कहां पे खुल रही है, दाहिने आलिंद में। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि इनमें जो आने वाली नलिकाएं हैं, वेना कावा जिन्हें हम कहते हैं, वो सीधे सीधे नहीं खुलती, एक कक्ष के द्वारा खुलती है। वो कक्ष जो है वो दाहिने आलिंद में खुलता है और इस कक्ष को कहा जाता है साइनस वेनोसस। और ऐसे ही क्या होता है कि जो निलय है वो निलय भी ऐसे सीधे नहीं खुलते, वो भी एक कॉन शेप संरचना में खुलता है और इसे कहा जाता है कॉनस आर्टेरियोसस। मिल जाएगा आगे अपन को, कॉनस आर्टेरियोसस। देखते हैं क्या क्या है। साइनस वेनोसस कहते हैं हृदय के दाहिने आलिंद, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कहां है, से जुड़ा रहता है तथा महाशिराओं वेना कावा से रक्त प्राप्त करता है। हृदय की अधर सतह पर दाएं आलिंद के ऊपर एक थैलीनुमा रचना, जिसे ये दाएं आलिंद के ऊपर नहीं है, एक्चुअली में ये निलय के नीचे है, धमनी शंकु कॉनस आर्टियोरस होता है जिसमें निलय खुलता है। हृदय से रक्त धमनियों द्वारा, देखिए धमनी और सिरा की परिभाषा क्या कहती है, आगे हम लोग जो परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे तब भी आ जाएगा कि धमनी वो वाहिका होती है जो रक्त को हृदय से किसी अंग की ओर ले जाती है, जबकि सिरा वो रक्त वाहिका होती है जो रक्त को अंगों से हृदय की ओर लेकर आती है। एक्चुअल परिभाषा ये है। शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है, इसे धमनी तंत्र कहते हैं। सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित कर कहां पहुंचाती हैं, हृदय में पहुंचाती हैं। ये एक्चुअल परिभाषा एनसीईआरटी ने यहाँ पे दी हुई है, तो इसको दिमाग में रखिएगा।
यह सिरा तंत्र कहलाता है। मेढक में विशेष संयोजी सिराएं यकृत तथा आंतों के मध्य। इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। जैसे मान लीजिएगा ये जो है इनका ग्रशिका है और ये आमाशय इन्होंने बनाया और ये आमाशय जाकर के किस में खुल गया, ये आंतों में खुला। यहां पर इन्होंने लीवर बनाया है, अपन भी बना लेते हैं कि ये मान लो क्या है, इनका लीवर है। अब अगर हृदय से रक्त आ रहा होगा तो कहां आ रहा होगा, आंतों में। कायदे से परिभाषा क्या कहती है कि रक्त जो है हृदय से अंग और अंग से कहां जाए, हृदय में, तब उसे क्या कहा जाता है, परिसंचरण। तो हृदय से जो रक्त आंतों में आया, कायदे से उसे कहां जाना चाहिए था, वापस जाना चाहिए था, लेकिन वापस ना जाते हुए यहां से वो पहले सीधे कहां चले गए, लीवर की तरफ चले गए। एक अंग से दूसरे अंग तक चले गए और अंग से अंग तक का जो बीच का कनेक्शन है इसे ही कहा जाता है निवाहिका तंत्र, पोर्टल सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, पोर्टल सिस्टम। देख लेते हैं कि मेढक के विशेष संयोजित है कहां, यकृत तथा आंतों के मध्य, एक और है वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के मध्य, है ना, दो पाए जाते हैं। जो यकृत तथा आंतों के मध्य है इसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं, यकृत निवाहिका तंत्र। और जो वृक्क तथा शरीर के निचले भागों के बीच है इसे वृक्क निवाहिका तंत्र या रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। तो दो पोर्टल सिस्टम इनमें देखने को मिल रहे हैं। इन्हें क्रमशः यकृत निवाहिका तंत्र एवं वृक्कीय निवाहिका तंत्र, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम और रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। रक्त प्लाज्मा तथा रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट है। ये तो बात ह्यूमंस पे भी अप्लाई होती है कि यहां पर जो है कंटेंट में पूछे कि ब्लड किन चीजों से मिलकर बना है, तो दो चीजें उन्होंने कहा, प्लाज्मा और सेल्स। सेल्स कौन कौन सी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में लाल रंग का श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये तो ह्यूमंस में भी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन मानव में भी है। जो इन कणिकाओं में केंद्रक पाया, हाँ ये एक अलग करैक्टर है कि अगर हम ह्यूमन या दूसरे स्तनधारियों की बात करें तो ह्यूमन या दूसरे स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक विहीन आरबीसी पाई जाती है। जबकि मेढक की आरबीसी में क्या है, केंद्रक पाया जाता है। जो डिफरेंशिंग फीचर है ना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि मानव से क्या क्या डिफर कर रहा है। तो मानव की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है जबकि मेढक की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। लसिका रुधिर से भिन्न होता है। कैसे, रुधिर का छना हुआ भाग ही क्या होता है, लसिका होता है। आमतौर पर जनरली समझ लो, बाकी का डिटेल हम लोग उसमें देखते हैं परिसंचरण में कि रक्त जब जो है ऊतक पर केशिकाओं के लेवल पर पहुंचता है तो वहां पर रक्त से कुछ भाग छनकर कहां जाता है, नीचे आ जाता है, जिसे एनसीईआरटी ने इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहा है। और जब यही सिराओं में वापस जाता है तो हम उसे लिम्फ या लसिका कह देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रोटीन व लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती है, एब्सेंट है। अब लाल रुधिर कणिकाएं कैसी हैं, एब्सेंट है। जबकि रक्त का रंग ही लाल किसकी वजह से होता है, आरबीसी की वजह से। अब आरबीसी लिम्फ में नहीं है, मतलब लिम्फ का कलर रेड नहीं होगा। परिसंचरण के दौरान रक्त पोषकों, गैसों व जल को नियत स्थानों तक ले जाता है। रुधिर परिसंचरण मांसल हृदय की पंपन क्रिया के द्वारा होता है। ये है इनका क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। अगला जो तंत्र इनमें दिया है वो है इनका उत्सर्जी तंत्र। देखते हैं क्या क्या है। उत्सर्जी तंत्र में डायग्राम ऊपर दिया हुआ है, जहां पर हमने देखा क्या कि वहां पर उनके पास किडनी है, दो संख्या। नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए मेढक में एक पूर्ण विकसित उत्सर्जी तंत्र होता है। उत्सर्जी तंत्र में मुख्यतः, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, मुख्यतः एक जोड़ी वृक्क, मूत्रवाहिनी, क्लोएका द्वार तथा मूत्राशय होते हैं। अगर हम किडनी की बात करें तो हालांकि शब्द यहां मेंशन नहीं लिया है, सिर्फ ये लिख दिया है। किडनी गहरे लाल रंग के सेम के आकार के होते हैं और देह गुहा में थोड़ा सा पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। डायग्राम आप खोल के रखिएगा जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ें, और सारी चीजें डायग्राम से क्रॉस मैच कीजिएगा कि जो थ्योरी में लिखा है क्या वो डायग्राम में दिख रहा है या नहीं है। प्रत्येक वृक्क कई संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाइयों, जिन्हें
मूत्र जनन नलिकाओं या वृक्क नेफ्रॉन का बना होता है, ऐसा ह्यूमंस पे भी लगता है। नर मेढक में मूत्र जनन नलिका वृक्क से मूत्र जनन नलिका ऐसा क्यों बोला है? यूरिनोजेनिटल डक्ट। मेढक में आगे हम पढ़ेंगे, मेढक में नर का प्रजनन तंत्र, जहां पर वृक्क और उसके ऊपर ही जुड़ा हुआ है क्या? वृषण, टेस्टिस, और टेस्टिस से निकलने वाली नलिकाएं किडनी के अंदर से होते हुए बिडर्स कैनाल में खुलती हैं और वही कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं, यूरेटर के जरिए बाहर आ रहा है। अब यूरेटर वो कॉमन नली होगी जिससे शुक्राणु भी बाहर आ रहे हैं और मूत्र भी बाहर आ रहा है, इसलिए से नाम हो गया मूत्र जनन नलिका। मूत्र हो गया जनन, शुक्राणु बाहर आ रहे हैं इसलिए जनन हो गया, नलिका के रूप में बाहर आती है। मूत्रवाहिनी क्लोएका द्वार में खुलती है। मादा मेढक में मूत्रवाहिनी एवं अंडवाहिनी, हाँ ये अलग है। आगे हम देखेंगे कि मादा में वृक्क के ऊपर अंडाशय रखे हैं लेकिन उनका अटैचमेंट नहीं है और कोई फिजियोलॉजिकल कनेक्शन नहीं है, फंक्शनल कोई कनेक्शन उनमें नहीं है, वो सिर्फ उनके ऊपर रखे हुए हैं। मतलब मूत्र मार्ग अलग है और अंडे को भेजने का मार्ग अलग है, इसलिए इनके केस में मूत्रवाहिनी व अंडवाहिनी क्लोएका में अलग अलग खुलती हैं। एक पतली दीवार वाला मूत्राशय भी मलाशय के अधर भाग पर स्थित होता है जो कि क्लोएका में खुलता है। मेढक यूरिया का उत्सर्जन करता है, ये बात सही है, मतलब ये क्या हो गए, ये यूरियोटैलिक हो गए। क्या हो गए ये? यूरियोटैलिक, है ना। उत्सर्जन करता है इसलिए ये यूरिया उत्सर्जी प्राणी ये रहा, क्या कहलाते हैं? यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाता है। उत्सर्जी अपशिष्ट रक्त द्वारा वृक्क में पहुंचते हैं जहां पर ये अलग कर दिए जाते हैं और उनका उत्सर्जन कर दिया जाता है। ये है इनका क्या? ये है इनका उत्सर्जन तंत्र। अगला जो सिस्टम है वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र। आप जानते हैं नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र दो चीजों से मिलकर बनता है, एक तंत्रिकीय नियंत्रण और दूसरा हार्मोनल नियंत्रण, है ना। आगे चलते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र में मेढक में पूर्ण विकसित होता है, बिल्कुल सही है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती है जिनमें डक्ट नहीं होती है और डक्ट ना होने की वजह से इन्हें डक्टलेस ग्लैंड, नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। वह तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय कुछ रसायनों द्वारा होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रसायन क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक की मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन सी हैं? पीयूष पिट्यूटरी है, अवटू थायराइड है, पराअवटू पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल काय है, अग्नाशय दीपिकाएं, अग्नाशय दीपिका पे चलते। थोड़ी देर पहले पाचन तंत्र में अग्नाशय ग्रंथि का जिक्र आया था, पेनक्रियास, और वहां पे लिखा था कि वो पाचक रस स्रावित करती है और पाचक रसों को भेजा जाता है किसकी मदद से? नलिकाओं की मदद से। जबकि यहाँ पे क्या कहा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां उन्हें कहा जाता है जिनमें नलिकाएं नहीं होती। इसका मतलब क्या समझे? इसका मतलब ये हुआ कि अग्नाशय वो अंग या वो संरचना है जिसमें अंतःस्रावी भाग भी है और जिसमें बहिःस्रावी भाग भी है, और ऐसी ग्लैंड को बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड। थाइमस, पीनल काय, अग्नाशय द्वीपिकाएं, अधवृक्क, एड्रिनल और गोनेट्स। तंत्रिका तंत्र को देखें। तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आती हैं दो संरचनाएं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेढक में भी यही संरचनाएं हैं, उनमें भी मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है, स्पाइनल कॉर्ड है। साथ में परधीय तंत्रिका तंत्र। परधीय तंत्रिका तंत्र का मतलब क्या होता है? देखिए, जो हमारे पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है CNS, उसमें आती हैं दो संरचनाएं, एक आती है ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरी आती है क्या? स्पाइनल कॉर्ड। दूसरे में उन्होंने क्या कहा? परधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे कहते हैं PNS। इसमें क्या आता है? इसमें आती हैं वो तंत्रिकाएं जिनकी सहायता से मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड अंगों को, विभिन्न अंगों को कंट्रोल करते हैं। यहां पर ब्रेन से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उन्हें बोला जाता है क्रेनियल नर्व्स, कपालीय तंत्रिकाएं।
जबकि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं को बोला जाता है मेरु तंत्रिकाएं या स्पाइनल नर्व्स। मतलब ब्रेन जो ऑर्डर देगा किनकी मदद से देगा, क्रेनियल नर्व्स की मदद से देगा। स्पाइनल कॉर्ड जो ऑर्डर देगा वो किसकी मदद से देगा, स्पाइनल नर्व की मदद से देगा। कपालीय व मेरु तंत्र, ये तो हो गया हमारे पास किसमें, मेरु तंत्रिका कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं ये। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। यहां पर एक और आ जाता है ANS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इसके दो भाग होती हैं, एक होता है सिंपैथेटिक अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी, जिसे कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक, है ना। मस्तिष्क से 10 जोड़ी, इसको याद रखिएगा, ये जोड़े में है कपाल तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं मतलब क्रेनियल नर्व्स, और क्रेनियल नर्व की काउंटिंग कितनी दी है, 10 जोड़ी दी है। निकलती है मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क, जिसे हम क्रेनियम बॉक्स भी कहते हैं, अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। यह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है। और ऐसा ही क्लासिफिकेशन हम मानव में भी करेंगे। मानव के मस्तिष्क को भी हम 3 भागों में बांटते हैं, एक अग्र मस्तिष्क, एक मध्य मस्तिष्क और एक पश्च मस्तिष्क। आगे क्या लिखा हुआ है कि अग्र मस्तिष्क में घ्राणपालियां, ऑल्फैक्टरी लोब्स, जुड़वा युग्मित प्रमस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च डायेंसेफेलॉन होते हैं। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा द्रक ऑप्टिक पालियों, इसे कॉर्पोरा बाइजेमाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पोरा बाई। बाई का मतलब भी क्या होता है, 2, यहां लिखा ना एक जोड़ा। बना होता है पश्च मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मेडुला ऑबलंगेटा का बना होता है। मेडुला ऑबलंगेटा महारंध्र से निकलकर मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है, यही मेडुला ऑबलंगेटा। आगे देखिए, मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि स्पर्श अंग कौन है, संवेदी पिप्पल। स्वाद अंग कौन है, स्वाद गलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स। गंध नशिका उपकला, नेजल एपिथेलियम। दृष्टि के लिए क्या है, नेत्र हैं। वह सुनने के लिए क्या है, कर्णपटा और आंतरिक कर्ण। इन सब में आंखें और आंतरिक कर्ण जो है सुव्यवस्थित होते हैं, और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, और कोशिकाओं के गुच्छों को हम लोग गैंग्लिया बोल देते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं, ये साधारण नेत्र होते हैं, कॉकरोच के जैसे कंपाउंड आईज नहीं है। मेढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है, केवल कर्णपट टिम्पेनम ही बाहर से दिखाई देता है। डायग्राम ऊपर एनसीईआरटी ने दिया था, वहां पर आपको दिखाया गया। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का काम भी करता है। फिर है मेढक में मादा व नर। अगर आप देखिए प्रजनन तंत्र में क्या क्या है, ये डायग्राम आप देखिए, ये जो ऊपर वाला डायग्राम दिया गया है, ये दिया गया है नर जनन तंत्र का। डायग्राम को पहले समझते हैं, फिर थ्योरी पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि हमारे पास वृक्क है, ये दिख रहा है, और वृक्क के ऊपर ही ये रखे हुए हैं क्या, वृषण दिख रहे हैं, क्या रखे गए, वृषण। और वृषण से निकलने वाली नलिकाएं कहां खुलती हैं, बिडर कैनाल में। मतलब वृषण और किडनी का फंक्शनल क्रियात्मक संबंध है, फंक्शनल रिलेशन है, और इसलिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिनो मतलब कि इन्हीं नलिकाओं से यूरिन भी आ रहा है, और इन्हीं नलिकाओं से शुक्राणु भी आ रहे हैं, इसलिए इसे नाम दिया गया यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसलिए नाम भी लिख दिया जनन मूत्र वाहिनी, है ना, जहां से शुक्राणु और मूत्र दोनों ही बाहर आ रहे हैं। जबकि अगर आप डायग्राम में देखें तो मादा में ऐसा नहीं है। मादा में देखें, ये इनके पास क्या है, ओवरी। ओवरी से अंडवाहिनी देखो पृथक रूप से खुल रही है क्लोएका में, अलग से, जबकि मूत्रवाहिनी अलग से खुल रही है। तो मादा में हम उसे यूरिनोजेनाइटल डक्ट नहीं कहते, उसमें मूत्रवाहिनी अलग है और अंडवाहिनी अलग है, दोनों संरचनाएं डिफरेंट है। हाँ, ये दिख रहा है कि यहां पर किडनी के ऊपर ओवरी रखी हुई है, लेकिन उनका क्रियात्मक संबंध या फंक्शनल रिलेशन नहीं है। चलते हैं, क्या कहा गया है एनसीईआरटी ने,
कि मेढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग बिल्कुल दिख रहा है, दोनों में अलग अलग है, वह पूर्ण स्वव्यवस्थित होते हैं। नर जननांग एक जोड़ी पीले, आप डायग्राम में देखेंगे, अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम की दोहरी वलय मीजोऑर्कियम, इस शब्द को याद रखिएगा, झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्र वाहिकाएं वासा एफरेंसिया उन्होंने कहा है संख्या में 10 से 12 होती है, इसको याद रखिएगा, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धस जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, कहां धस गई? वृक्क में, मतलब उनका क्रियात्मक संबंध है। वृक्क में ये बिडर कैनाल में खुलती हैं, जो अंत में मूत्र वाहिनी में खुलती है। अब मूत्र वाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है। जो यूरेटर है, अब वो सिर्फ यूरेटर नहीं रहेगी, वो यूरिनोजेनाइटल डक्ट हो जाएगी, जो वृक्क से बाहर आकर क्लोएका में खुलती है। क्लोएका एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ, मूत्र व शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। जितनी भी ओपनिंग आपको दिख रही है, चाहे वो नर में हो चाहे वो मादा में हो, वो सारी ओपनिंग कहाँ है? क्लोएका में। एक कॉमन चैम्बर, एक सामान्य कक्ष बोला है इन्होंने, क्लोएका में पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय बिल्कुल दिख रहा है, उपस्थित होते हैं, लेकिन ये लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि नर से अलग है ये लाइन। क्या? लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है, सिर्फ उसके ऊपर रखी हुई है, कोई फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल कनेक्शन उनमें नहीं है। एक जोड़ी अंडवाहिनी क्लोएका में अलग अलग खुलती है। एक परिपक्व मादा एक बार में, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक परिपक्व मादा अपने एक बार में कितने अंडे देती है, तो लगभग 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन का मतलब क्या होता है? जहां निषेचन कहां हो? मादा शरीर के बाहर हो। तो आपने कहा कि कहां पाई जाती है? जल में। थल में भी हैं, लेकिन थल में बाह्य निषेचन हो नहीं सकता। बाह्य निषेचन कहां हो सकता है? जल में। तो इन्होंने जो कहा कि इनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है, मतलब वो कहां होगा? पानी में होता है। भ्रूणीय परिवर्धन में लार्वा के माध्यम से, और मेढक के लार्वा को कहा जाता है टेडपोल। इसका नाम याद रखिएगा, कभी कभार वो आपसे पूछ सकते हैं कि लार्वा के माध्यम से होता है, और ये लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है। अब टेडपोल लार्वा है, मतलब परिवर्धन कैसा हो जाएगा? अप्रत्यक्ष हो जाएगा। अप्रत्यक्ष परिवर्धन वो होता है जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट, मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है। क्यों ऐसा कहा गया है? यह कीटों को खाता है। सिंपल सी बात है, कीट हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर कीटों को खाता है तो इस प्रकार से वो हमारी मदद ही कर रहा है। ये कीटों को खाता है और इस तरह फसलों की रक्षा करता है। मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि ये पारिस्थितिकी इकोलॉजी तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला, फूड चेन जब हम लोग इकोसिस्टम पढ़ेंगे या इकोलॉजी पढ़ेंगे तब आ जाएगा। फूड चेन की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसलपाद मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल भी किए जाते हैं, मतलब कुछ देशों में लोग इनको भोजन के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां पर जाकर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम इनका सारांश भी पढ़ लेते हैं क्योंकि कभी कभार वो सारांश से क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं। क्या क्या दिया है कि कोशिका ऊतक अंग और अंग तंत्र को इस प्रकार विभक्त कर लेते हैं कि शरीर का बना रहना सुनिश्चित रहे, और इस तरह वे श्रम विभाजन प्रदर्शित करते हैं। श्रम विभाजन का मतलब होता है कि सबका कार्य कैसा हो? बटा हुआ हो, जो है ना। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो अंतर कोशिकीय पदार्थों से बना होता है तथा एक या अधिक कार्य करता है, ऊतक कहलाता है। ऊतक की परिभाषा में क्या बोलना है? सेल्स, कोशिकाएं, प्लस जो उनके बीच का इंटरसेलुलर सब्सटेंस है, उन दोनों को मिलाकर क्या कहा गया है? टिश्यू कहा गया है। उपकला शरीर, उपकला ऊतक की बात करते हैं। शरीर के
चादर जैसे ऊतक होते हैं, मतलब ये उनको चारों तरफ से कवर करते हैं प्रोटेक्शन देने के लिए। बाह्य सतह और गुहिकाओं, वाहिनियों और नलिकाओं का अस्तर है। उपकला की एक मुक्त सतह होती है, जैसे आप देखें कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रखी हुई हैं, कोशिकाएं। अगर ये एकल परत में है तो हम इसे सरल उपकला बोलते हैं, सिंपल एपिथेलियम बोलते हैं। लेकिन अगर एक से ज्यादा कोशिकाओं की परत है तो हम उसे कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। और यहां पर देखें जो ऊपर वाली कोशिका है उनकी सतह कैसी है, मुक्त है। वो या तो वातावरण के संपर्क में होगी या गुहाओं के संपर्क में होगी। मुक्त सतह होती है जिसके एक तरफ शरीर की सतह और दूसरी तरफ बाह्य वातावरण होता है। इनकी कोशिकाएं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से संधियों से जुड़ी रहती हैं। ये पहले पूरा डिटेल में था लेकिन अब नहीं है। भारतीय बुलफ्रॉग, इंडियन बुलफ्रॉग, जिसका नाम क्या है, राणा टिग्रीना है। राणा टिग्रीना भारत में पाया जाने वाला सामान्य मेढक है। इसका शरीर त्वचा से ढका रहता है। त्वचा पर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं और म्यूकस ग्लैंड पाई जाने की वजह से ही इनकी त्वचा नम व चिकनी रहती है। जो अत्यधिक संवहनी, संवहनी का मतलब होता है यहाँ पर रक्त वाहिकाओं का जाल होता है, इनमें ब्लड सप्लाई होती है, तथा श्वसन जल व थल में सहायता करती है। और त्वचा से होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, कुटेनियस रेस्पिरेशन कहलाता है। शरीर सिर और धड़ में विभक्त रहता है। एक पेशी जिह्वा, ये मिल गया पॉइंट, उपस्थित रहती है जो किनारों से कटी हुई और द्विपद बाइलोब्ड होती है। ये मिल गया पॉइंट, कैसी है, बाइलोब्ड रहती है। यह शिकार को पकड़ने में मदद करती है। आहार नाल ग्रसिका आमाशय, आंत और मलाशय की बनी होती है जो क्लोएका द्वारा बाहर की ओर खुलती है। मुख्य पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी है देख लेते हैं। यकृत और अग्नाशय है। फिर बात आई कि प्रियो जो पित्ताशय थी वो क्या थी, वो निर्माण नहीं करती है, वो यकृत द्वारा स्रावित पित्त को स्टोर करती है। यह पानी में त्वचा द्वारा तथा जमीन पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र कैसा है, बंद प्रकार का है और एकल प्रकार का होता है। एकल या दोहरा नहीं बोलते, सही शब्द वहां पे आता है अपूर्ण दोहरा, है ना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी ने यहां डायरेक्ट लिखा है, फिलहाल हम यही मानेंगे। लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, जबकि मानव में कैसी बताई थी, केंद्रक विहीन है। तंत्र का तंत्र केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। सीएनएस में क्या क्या शामिल है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पीएनएस में क्या क्या शामिल है, ब्रेन से निकलने वाली, मस्तिष्क से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व। और एएनएस में कितने भाग थे, दो, एक सिंपैथेटिक अनुकंपी और एक पैरासिम्पैथेटिक परानुकंपी। आगे देखते हैं। यहां पर देखें लाल रुधिर, अच्छा ये तो हो गया, स्वायत्त प्रकार का होता है। जनन तंत्र के मूल अंग वृक्क एवं मूत्र जनन नलिकाएं हैं जो क्लोएका में खुलती हैं। नर जननांग एक जोड़ी वृषण तथा मादा जननांग एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। एक मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडों को देती है। निषेचन और परिवर्तन कैसा है, बाह्य है। निषेचन कैसा है, बाह्य है। परिवर्तन कैसा है, अप्रत्यक्ष है, क्योंकि इनमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। अंडों से टेडपोल निकलता है जो मेढक में कायांतरित हो जाता है। इस प्रकार हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम अगले टॉपिक में लेंगे रेस्पिरेशन, है ना, जहां पर हम देखेंगे कि श्वसन कैसे होता है, श्वसन तंत्र कैसे काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।